हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हम काफी संजीदा विषय पर बात करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई 17 सबसे बड़ी भूलों या गलतियों ने भारत के लिए जीवन भर की समस्या पैदा कर दी। यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि आज भी कई लोग नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता कहते थे। पहला मुद्दा, कश्मीर विभाजन के बाद भारत ने कश्मीर को हड़पने के लिए एक आदिवासी मिलिशिया से हमला किया, जबकि भारतीय सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को कश्मीर के पूरे क्षेत्र से बाहर निकालने के रास्ते पर थी। नेहरू ने सभी स्थानीय सलाह की अनदेखी करते हुए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बना दिया। मामला अनसुलझा रहता है और आज तक काफी रक्तपात का कारण बना हुआ है। नेहरू ने अकेले ही कश्मीर का मुद्दा बनाया। सबसे पहले सितंबर 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से इनकार करके, दूसरा 1948 के अंत में भारतीय सेना को पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने से रोक के, तीसरा अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीयकरण करके पटेल और अंबेडकर के विरोध के बावजूद। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A से राज्य को विशेष दर्जा दिलाया। महाराजा की एकमात्र चिंता थी शेख अब्दुल्ला, जो चाहते थे कि राजा घाटी छोड़ दे। कश्मीरी मुसलमानों के एक समूह के साथ अब्दुल्ला के विरोध के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल में डाल दिया। नेहरू चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला को मुक्त किया जाए और उन्हें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का रूप में स्थापित किया जाए। नेहरू ने हमेशा सरदार पटेल को कश्मीर मुद्दे से दूर रखा। पाकिस्तान के जिन्ना ने कश्मीर मुद्दे में लगातार हस्तक्षेप किया। माउंटबेटन ने नेहरू को कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में भेजने की सलाह दी थी। सरदार पटेल ने कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के कदम का जमकर विरोध किया, क्योंकि वह विशुद्ध रूप से एक भारत का आंतरिक मामला और संयुक्त राष्ट्र जैसी विशेषी संस्था को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की और उनका हस्ताक्षर भी ले लिया कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं भेजा जाए। अंततः नेहरू ने सभी बातों का विरोध कर माउंटबेटन की सलाह मानकर सरदार पटेल की बार-बार सलाह और अनुरोधों की अनदेखी करते हुए कश्मीर मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया, और तब से लेकर आज तक कश्मीर आज भी एक मसला बना हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, अक्साई चीन का निर्माण। विनाशकारी चीन भारत युद्ध की अध्यक्षता की। नेहरू की खराब विदेश नीति और दूरदर्शिता की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने भारतीय वायुसेना को मैदान में उतारा, जिसके कारण चीन के साथ 1962 के युद्ध में भारत की अपमानजनक हार हुई और अन्य कई क्षेत्रों में अक्साई चीन प्रायद्वीप का नुकसान हुआ। 1950 के दशक की शुरुआत में चीन ने कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा किया। 1954 में बीजिंग में प्रकाशित चीन के एक मानचित्र में जम्मू कश्मीर के उत्तरी पूर्वी छोर को अक्षय चीन यानी जीता हुआ चीन का हिस्सा बताया गया, जिसे चीन क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। नेहरू को इस बात की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को हल करने की बजाय चुप रहना जरूरी समझा। कोई कूटनीतिक बातचीत तक नहीं की। हालांकि सीमा मुद्दे को हल करने के बारे में उनके मंत्रियों के बीच गर्मागर्मी की बहस हुई, पर नेहरू शांत रहे, यह कारण देते हुए कि वहां एक घास का तिनका तक नहीं उगता है। क्या यह वजह जायज है? जब देश के सीमा क्षेत्र का हिस्सा दूसरे देश की भूमि के रूप में चित्रित किया जाता है, तो कोई प्रधानमंत्री कैसे चुप रह सकता है? चीन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश पर भी हमला किया। चीन ने नेहरू को अंग्रेजों और अमेरिकियों के बीच नौकर के रूप में संदर्भित किया और संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। नेहरू ने चीन के इरादों को गलत समझा और 1962 में माओ के भारत पर आक्रमण करने की उम्मीद तक नहीं की। 3250 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए। भारत ने अक्साई चीन में चीन द्वारा कब्जा की गई लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि खो दी। चीन भारत के लिए एक गंभीर समस्या बना हुआ है। शायद उस वक्त एक समझदार नेता इसको अच्छे से निपटता तो चीन भारत युद्ध का कुछ और नतीजा होता। तीसरी सबसे बड़ी गलती, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट स्थायी रूप से खो दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या कहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई। इसके शुरुआत 4 सदस्यों ने की, यूएसए, रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। ये देश मित्र सेनाएं के थे, यानी अलाइड फोर्सेस, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जीता। 1950 में भारतीय की स्वतंत्रता के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की पेशकश की। नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
1955 शीत युद्ध के दुश्मनों के बीच समझौते के एक दुर्लभ उदाहरण में अमेरिका और यूएसएसआर के साथ मिलकर इस प्रस्ताव को दोबारा हिंदुस्तान को दिया गया। नेहरू ने फिर से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जोर देकर कहा कि भारत की बजाय चीन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन के बिना संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता नहीं लेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए चीन को अपना पूरा समर्थन दिया। स्थायी संयुक्त राष्ट्र सीट होने से भारत की वैश्विक स्थिति भी सुधर सकती थी, परंतु नेहरू ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत के हितों को बार बार नुकसान पहुंचाने का असीमित अवसर दिया। शशि थरूर ने 2004 में प्रकाशित अपनी पुस्तक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में इसका वर्णन भी किया है। चौथी गलती, परमाणु समझौतों में शामिल होने से नेहरू का इनकार। भारत को एशिया की पहली परमाणु शक्ति बनने में मदद करने से अमेरिका राष्ट्रपति केनेडी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने 1964 में परमाणु उपकरण के विकास में भारत की मदद करने से अमेरिकी प्रस्ताव को शायद इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अहिंसा के समर्थक थे। परमाणु उपकरण का परीक्षण करने वाला चीन पहला एशियाई राष्ट्र बनने से बहुत पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत की मदद करने की पेशकश की थी। कैनेडी ने पीएम नेहरू को एक हस्तलिखित नोट भेजा जिसमें वो प्रस्ताव दिया था। कैनेडी के पत्र में इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। नेहरू ने कैनेडी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यदि नेहरू ने कैनेडी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो भारत चीन से आगे एशिया में परमाणु उपकरण का परीक्षण करने वाला पहला देश बनता। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं की होती और न ही पाकिस्तान ने 1965 में हिम्मत की होती। पांचवी गलती की बात की जाए तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से नेहरू ने क्षेत्रीय विभाजन का निर्माण किया। नेहरू के शासन के दौरान पोट्टी श्रीरामुलु एक क्रांतिकारी मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषा आबादी के लिए भारतीय राज्य के गठन की मांग के लिए भूख हड़ताल पर चले गए थे। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को भाषा के आधार पर श्रीरामुलु की मांगों को न मानने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में विभाजन केवल अन्य भाषाई समूह के बीच भ्रम और घृणा पैदा कर देगा। इसके अलावा उन्होंने अन्य वैकल्पिक समाधान चुनने की सलाह दी। सबकी सलाह का विरोध करते हुए नेहरू ने फिर भी भारत का विभाजन भाषा के आधार पर कर दिया, जिस कारण आज भी लड़ाइयां जारी हैं। छठी गलती की बात की जाए तो भारत की आर्थिक परेशानियों के निर्माता बने। परंपरागत रूप से भारत हमेशा एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था रहा है जो व्यापार और निजी उद्यम पर आधारित है। हालांकि नेहरू ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि लाभ एक गंदा शब्द है। नेहरू ने आर्थिक नीतियों के सोवियत मॉडल का अनुसरण करते हुए जहां राज्य द्वारा संचालित व्यवसाय जैसे उद्योग से लेकर होटल तक सरकार के कब्जे में रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अधिक थे कि नियमित नागरिकों के पास न्यूनतम संपत्ति और वह राज्य पर निर्भर रहे। नेहरू ने व्यवसाय की भावना की शक्ति तोड़ दी। इन नीतियों ने असमानता को बढ़ाया और क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ा दिया। वे नियमित भारतीयों के दिमाग में जहर घोलने के लिए भी जिम्मेदार थे। वे धन और सफलता की बदनामी का कारण भी बने। आर्थिक उदारीकरण के बावजूद ये मानसिकता आज भी कायम। सातवीं गलती की बात की जाए तो मुक्त बाजार पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद का पक्षधर करना। नेहरू ने पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद का प्रचार किया और उसे लागू किया, जिससे 1960 के दशक में आर्थिक संकट पैदा हो गया, निर्यात कम हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र खराब हो गया। इससे मुद्रास्फीति सिकुड़ने, निर्यात और 4% की वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ कृषि विकास को भी बाधित किया, जो दुनिया भर में कम से कम विकसित देशों की तुलना में बहुत कम था। नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की और सोवियत संघ के नक्शे कदम पर चलते हुए 5 वर्षीय योजना बनाई। नेहरू के अनुयायियों ने उनका विरोध नहीं किया क्योंकि वह हमेशा नेहरू को खुश रखना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि नेहरू विरोध नापसंद करते हैं। वे उस भूमि की मात्रा तक सीमित कर चुके थे जो किसी के पास हो सकती है। सरकार को किसी भी निजी औद्योगिक को कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की। अंततः इससे भारत के कृषि क्षेत्र का भी विनाश हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले कई वर्षों में अधिकांश किसानों की आत्महत्या नेहरू की आर्थिक नीति में निहित है। आठवीं गलती की बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर सरदार पटेल से दुश्मनी। भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया, जिसे अंतिम बार मुगल शासक औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। नेहरू ने इस परियोजना का पुनर्जोर विरोध किया, इसे हिंदू पुनरुत्थानवाद करार दिया और नेहरू के विरोध के बावजूद मजबूत इरादों वाले सरदार पटेल ने जीर्णोद्धार पूरा किया।
जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को मंदिर का उद्घाटन करने के लिए उकसाया गया तो नेहरू ने उन्हें भारत गणराज्य में धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने के हित में वहां जाने से मना किया। नेहरू की सलाह को भी अनदेखा करते हुए राजेंद्र प्रसाद खुद को इस आयोजन से अलग नहीं कर पाए। 9वीं गलती की बात की जाए तो हैदराबाद को हत्यारे निजाम से मुक्त कराने की सरदार पटेल की योजना में बाधा डालना। भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के निजाम ने भारत में स्वतंत्र शामिल होने से इनकार कर दिया था और राज्य के हिंदू विषयों पर 2 लाख से अधिक रजाकारों की निजी सेना का निर्माण किया और उन पर छोड़ दी। कम से कम 30 से 40 हजार लोगों की हत्या कर दी गई। जवाब में केंद्रीय मंत्री सरदार पटेल ने सैन्य बल का उपयोग करके राज्य को मुक्त कराने का फैसला किया। पीएम नेहरू ने योजना का विरोध किया और इसे विफल करने की कोशिश की। उन्होंने एक सभा में पटेल को पूर्ण सांप्रदायिक कहकर उनका अपमान भी किया। नेहरू के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद पटेल ने आगे बढ़कर हैदराबाद को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की और हैदराबाद को आजाद कराया। 10वीं गलती की बात की जाए तो गोवा के प्रति उदासीनता पैदा की। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू ने पुर्तगाल से शांतिपूर्व गोवा राज्य के साथ भाग लेने का अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगाल ने इनकार कर दिया। इसके बाद हमेशा की तरह नेहरू ने उसी अनुरोध के साथ संयुक्त राष्ट्र से दोबारा संपर्क किया। अंत में 1961 में भारतीय मछली पकड़ने वाले नौकाओं पर पुर्तगाली द्वारा गोलीबारी की गई, जिसके विरोध में भारतीय सेना ने गोवा पर नियंत्रण करने के लिए पुर्तगालियों पर हमला कर दिया, क्योंकि बहुत मछुआरों की जान चली गई थी। 36 घंटे की हवाई समुद्र और जमीनी हमले के बाद पुर्तगालियों ने गोवा को वापस भारत को सौंप दिया। इसलिए नेहरू की दुविधा के कारण गोवा वासियों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 14 वर्षों तक की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 11वीं गलती की बात की जाए तो नेपाल का भारत में शामिल होने का प्रस्ताव को ठुकराना। नेहरू ने नेपाल के राजा विक्रम शाह के नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति के लिए नेहरू का आधार यह था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए। 1950 के दशक की शुरुआत में नेपाल के राजा त्रिभुवन ने नेपाल को भारत में विलय करने की पेशकश की थी। हालांकि सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए नेहरू ने भारत के एक ऐतिहासिक क्षेत्र को फिर से हासिल करने का एक अवसर ठुकरा दिया और हमने नेपाल को खो दिया। 12वीं गलती की बात की जाए तो भारत में शामिल होने से बलूचिस्तान का प्रस्ताव ठुकराया। 1947 में बलूचिस्तान की एक रियासत कलात के खान ने पाकिस्तान के बजाय भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। उन्होंने नेहरू के हस्ताक्षर वाले परिग्रहण पत्र भेजे, जिसमें कलात को अधिकरण तौर पर भारत संघ का हिस्सा बना दिया जाए, ऐसा लिखा गया था। नेहरू ने बलूचिस्तान के राजा या कलात के खान मीर अहमद यार खान के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के आक्रमण और बलूचिस्तान पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए खान को परिग्रहण पत्र वापस कर दिए। एक बार फिर नेहरू ने बलूचिस्तान के सामरिक महत्व को नहीं समझा, जो पाकिस्तान के तहत गंभीर मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ा। 13वीं गलती की बात की जाए मणिपुर की काबो घाटी को बर्मा को उपहार में दे देना। हरे भरे उपजाऊ और संसाधन संपन्न काबो घाटी जो 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कम से कम 1450 तक मणिपुर राज्य का हिस्सा रही थी। अंग्रेजों द्वारा मणिपुर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मणिपुर के महाराजा गंभीर सिंह के परामर्श से 1834 में घाटी को बर्मा को पट्टे पर दे दिया। बदले में बर्मा ने मुआवजे के रूप में मणिपुर राज्य को 500 रुपए मासिक सिख का भुगतान किया। स्पष्ट रूप से ये शर्त के मणिपुर ने किसी भी समय भूमि को पुनः प्राप्त करने का अधिकार बरकरार रखा था। मुआवजे का भुगतान तब तक किया गया जब तक मणिपुर भारत संघ का हिस्सा नहीं बन गया था। जिस बिंदु पर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत सरकार पर निर्भर हो गए थे। हालांकि क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने की बजाय नेहरू ने 1954 में बर्मा को इसे उपहार में दे दिया। एक और बड़ी गलती। 14वीं गलती की बात की जाए तो ओमान के सुल्तान का ग्वादर बंदरगाह का उपहार ठुकराना। ओमान के सुल्तान ने 1958 में भारत को ग्वादर बंदरगाह की पेशकश की। नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। भारत के बाद में रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाह को पाकिस्तान ने खरीद लिया।
जो आज चीन के विशाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सीपी खंड का एक खास कड़ी है। सोचिए अगर यह भारत के कब्जे में होता तो खाड़ी और भारत के समुद्री तट पर भारत का राज होता। 15वीं गलती की बात की जाए तो बर्मा को कोको आइलैंड गिफ्ट करना। बड़ा कोको द्वीप और छोटा कोको द्वीप अंडमान द्वीप समूह के सबसे उत्तरी भाग का निर्माण करते हैं। इसमें 5 छोटे छोटे द्वीप हैं। जैसा कहा जाए कि जैसा यहां दिखा रखा है। 5 छोटे द्वीपों का नाम है स्लीपर आइलैंड, टेबल आइलैंड, जेरी आइलैंड, लिटिल कोको आइलैंड और ग्रेट कोको आइलैंड। अंग्रेजों से पहले यह पुर्तगालियों के शासन के अधीन था, जो इस द्वीप को यह नाम देते थे क्योंकि वह नारियल के स्थान पर कोको शब्द का उपयोग करते थे, इसलिए इसे कोको आइलैंड का नाम दिया गया। पूर्व ब्रिटिश के युग में यह भारत का हिस्सा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रवेश के बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया और कभी ब्रिटिश बर्मा के भी अधीन था। 18वीं सदी में यह पूरी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन हो गया। यह द्वीप ब्रिटिश भारत के कैदियों और कर्मचारियों के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत था, जो ब्रिटिश काल के दौरान अंडमान में रह रहे थे। 1937 में जब बर्मा भारत से अलग हुआ तो यह एक अस्वशाही निकाय बन गया, यानी सेल्फ गवर्निंग बॉडी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने कोको द्वीप और अंडमान द्वीपों पर कब्जा कर लिया। 1983 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इन द्वीपों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया, जापानियों को यहां से खदेड़ के। भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने 1948 में बीबीसी को दिए गए एक बयान में खुलासा किया कि जब बर्मा को स्वतंत्रता मिली कि नेहरू ने सद्भावना के संकेत के रूप में यह द्वीप बर्मा को उपहार में दे दिए और इस तरह भारत ने एक महत्वपूर्ण स्थान खो दिया। 1944 में बर्मा और म्यांमार ने इन द्वीपों को लीज पर चीन को सौंप दिया था, लेकिन दोनों देशों आज भी इस बात से इनकार करते हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक चैथम हाउस ने रिपोर्ट जारी की और सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया कि चीन की निगरानी गतिविधियों यहां बढ़ गई है। चीन ने यह एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, पहले 1300 मीटर को, फिर उसको बढ़ाकर 2300 मीटर का बढ़ा दिया और कई निगरानी स्थल चीन द्वारा यहां स्थापित कर दिए गए हैं। वर्तमान की बात की जाए तो यह आइलैंड भारत के लिए एक मुसीबत बन चुका है, क्योंकि चाइना इसको भारत पर निगरानी के लिए उपयोग करता है। 16वीं गलती की बात की जाए तो इतिहास की सबसे बड़ी असमान सिंधु संधि पर हस्ताक्षर करना, या यानी इंडस ट्रीटी। 1960 में पीएम नेहरू ने दोस्ती और सद्भावना के लिए अब तक की सबसे असमान असंतुलित संधियों में से एक पर हस्ताक्षर किया, सिंधु जल उपचार संधि। भारत को 3/4 से अधिक जल प्रवाह का स्वामित्व सिंधु प्रणाली में स्थित नदियों के माध्यम से आता है, पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान ने 5 साल बाद ही भारत पर आक्रमण करके नेहरू की सद्भावना का इशारे का जवाब भी दिया, जो एक मूर्खता की पहचान रही। पाकिस्तान की कितनी भी मदद की जाए उसका कोई फायदा नहीं, वो अपना रंग निकालना कभी नहीं भूलेगा। 17वीं सबसे बड़ी गलती की बात की जाए तो तिब्बत को त्याग देना। जब यह संकेत मिले कि माओ जेडोंग ने के तहत चीन तिब्बत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो नेहरू ने चीनियों को रोकने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के विचार से इनकार कर दिया। आक्रमण अंततः 1950 में हुआ। भारत की उत्तरी सीमा को सीमांकन और असुरक्षित बना दिया और तिब्बत के विशाल जल संसाधनों को, जिस पर भारत निर्भर रहता था, सीधे तौर पर चीनी के हाथों में दे दिया। इसके अलावा नेहरू ने चीनियों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण चीन के साथ 1965 का युद्ध हुआ। सदियों से तिब्बत भारत का वास्तविक पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश सीमाएं और 3500 किलोमीटर एलसी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ है, न कि शेष चीन के साथ। 1914 में यह तिब्बत प्रतिनिधि थे जिन्होंने चीनियों के साथ ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया, जिसने सीमाओं को चित्रित किया। हालांकि 1950 में तिब्बत पर चीन का पूर्ण अधिकार के बाद चीन ने दोनों देशों को विभाजित करने का सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा 1954 में भारत के तिब्बत को चीन का एक तिब्बत क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए
चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब भारत ने स्वीकार कर लिया कि तिब्बत चीन का एक क्षेत्र था। एक और मूर्खता, पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने हमने चीन का यह उचित ठहराया। तिब्बत चीन का एक क्षेत्र है, इसको स्वीकार कर लिया, यह स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करना भी भारत और चीन के बीच अच्छे संबंधों को योगदान नहीं देता है। यदि इस पर हस्ताक्षर नहीं होते तो चीन तिब्बत के लिए एक संघर्ष कर रहा होता और तब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की संभावना ही नहीं। धन्यवाद। और औचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल और नए नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।